ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। आज हम आपके इसके सिलेबस में इस जगह पे अभी हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए बीए सेकंड सेमेस्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपकी हिस्ट्री में क्या होता है, आपकी डिविजन्स है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, वैसे ही आपके इंग्लिश लिटरेचर में भी एजेस डिवाइड है। उसी एजेस के अंडर में जितने भी पोएट हैं और उन पोएट्स की जो फेमस पोएम्स हैं उन्हें हमें पढ़ना है और आपके सिलेबस में यही चीज़ है। ठीक है, जैसे कि आपके एट यहाँ पे आपको डिवाइड किया गया, एट आपके एजेस हैं जो आप लोगों के यूनिट 4 में है, रेनेसेंस एज और एलिजाबेथन एज। आपके यूनिट 4 में है एलिजाबेथन, रेनेसेंस एज, न्यू क्लासिकल एज, रोमांटिक एज। इन तीनों एजेस को आपको पढ़ना और इन तीनों एजेस में जितने भी पोएट्स हैं और जितने उन्होंने जो पोएम्स लिखे हैं उसे हमें पढ़ना है। यूनिट 5 में है आपका विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज। इसके अंडर में जितने भी पोएट हैं और जिन्होंने भी कुछ जो भी इनके स्पेसिफिक पोएम्स हैं उनको हमें इस पे पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम यूनिट 4 वाला स्टार्ट करते हैं जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपका इसी में से आता है। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन भी यहीं से आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसमें से ही आते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसको समझते हैं। जैसे आपको मैंने अभी समझाया कि यूनिट 4 में आपका पोइट्री है, एलिजाबेथन टू रोमांटिक एज, मतलब ये एजेस हैं। ठीक है, इतने एजेस में आपको ये सारे पोएट्स हैं। इस एज में आपके इतने पोएट्स हैं। अब हम सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का पोएम लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का, ठीक है, इन्होंने एक पोएम लिखी है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। याद रखिएगा ये एक सोनेट है। ठीक है, सोनेट नंबर 116। मतलब सोनेट क्या होता है सबसे पहले आपको समझना होगा। सोनेट क्या है? सोनेट 14 लाइन की पोएम है जो कि आपकी इंग्लिश फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। सोनेट क्या है, एलिगी क्या है, ओड क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई। अगर आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत अच्छे सोनेटर थे विलियम शेक्सपियर और इनकी ये पोएम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। हम इसमें इसका थीम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका थीम में क्या कहते हैं? दिस पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ट्रू लव। इस पोएम में विलियम शेक्सपियर कहते हैं दिस पोएम एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ ट्रू लव। मतलब ये पोएम एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को? ट्रू लव के आइडियाज को। द पोएट एक्सप्लेन दैट रियल लव इज नॉट अफेक्टेड बाय टाइम, डिस्टेंस और डिफिकल्टीज। मतलब जो रियल लव होता है वो डिस्टेंस या टाइम या डिस्टेंस या डिफिकल्टीज की वजह से इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इवन इफ सिचुएशन चेंज ट्रू लव रिमेन कांस्टेंट। ओवरऑल मतलब ये है कि जो ट्रू लव होता है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि टाइम की वजह से या डिफ़िकल्टीज़ की वजह से या डिस्टेंस की वजह से कभी भी ट्रू लव इफेक्ट नहीं होता, बल्कि और ना ही सिचुएशन की वजह से वो चेंज होता है। इनफैक्ट कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। He compares love to a guiding star and a lighthouse that always stay firm and helps people find their way. उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने लव को किस चीज़ से गाइड किया है? He compares लव को कंपेयर किया है। लव compares love to a guiding star। मतलब आप रात में हमेशा देखते होंगे कि जो स्टार्स होते हैं, ठीक है, and a lighthouse that always stay firm and helps people find their way। आप लोगों ने लाइट हाउस देखा होगा जो पोर्ट एरिया होता है। पोर्ट एरिया में एक लाइट हाउस होता है। जब शाम का समय हो जाए, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, तब लाइट हाउस की लाइट ऑन कर दी जाती है ताकि वहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे जो नाव लेके आ रहे होते हैं, शिप लेके आ रहे होते हैं, एटलीस्ट उनको रास्ता मिल सके। ठीक है, उसी तरीके से लव भी एक इंसान को गाइड करता है कि आपको किस तरीके से एक्चुअली में आगे करना है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें करनी है। टाइम में चेंज फिजिकल ब्यूटी बट इट कैनॉट डिस्ट्रॉय ट्रू लव। समय के साथ साथ सुंदरता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ट्रू लव होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। विलियम शेक्सपियर अपनी पोएम में यही कहना चाहते हैं। इन द एंड द पोएट कॉन्फिडेंटली सेज दैट इफ हीज आइडिया ऑफ लव इज रॉन्ग देन नो वन हैज़ एवर ट्रूली लव। उनका इन द एंड इस पोएम में, सोनेट में विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि
द पोएट कॉन्फिडेंटली सेज दैट इफ हीज आइडिया लव इज रॉन्ग, उनका अगर ये मानना है कि प्यार जो ट्रू लव होता है अगर वो गलत है, ठीक है, देन नो वन हैज एवर ट्रूली लव, तो फिर कोई भी इस तरीके से ट्रू लव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वैसे कोर आइडिया हम इसका समझे, ट्रू लव इज परमानेंट एंड अनचेंजिंग। बेसिकली इन्होंने ये चीजें बताई हैं इस पोएम में कि जो मैरिज होता है, मैरिज एक दो लोगों का सिर्फ दो लोग एक पर्सन दो पर्सन के बीच में मैरिज नहीं होता, बल्कि दो सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसमें इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो इस चीज़ में इसलिए बहुत ही जब ये रोमांटिक पोएट की बात आती है तो विलियम शेक्सपियर इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जॉन डॉने का अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अ वैलेडिक्शन का मतलब होता है विदाई, फॉरबिडिंग मॉर्निंग मतलब एक शोक, ठीक है। This poem is about a man who is going away from his beloved. ये उस समय ये एक्चुअली कोई ओड नहीं है, बट यहाँ पे मॉर्निंग की बात की गई है, लेकिन ये ओड नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पोएट होते हैं जॉन डॉने, वो कुछ समय के लिए अपने घर से जा रहे होते हैं फॉर ट्रैवलिंग पर्पसेस, ठीक है। और इसी टाइम पे उनकी जो वाइफ होती हैं वो एक जो मिसिंग एनर्जी होती है, इस वजह से वो जो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी, उसी चीज़ को उन्होंने मॉर्निंग का है, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। दिस पोएम इज अबाउट अ मैन हु इज गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ये जो पोएम है वो ये कहता है कि एक आदमी है जो कि अपने बिलव्ड से, अपनी वाइफ से बेसिकली वो कुछ समय के लिए दूर जा रहा है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग सैड he asked her not to mourn their separation। बेसिकली जब कोई दूर जा रहा होता है हमसे कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं, तो वहाँ पे पोएट अपनी वाइफ को ये कहना चाहते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि तुम दुखी मत हो, वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे जाने का तुम शोक मत मनाना। He explains that their love is not ordinary or physical but spiritual and strong। ठीक है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पोएम में जॉन डॉने ने ये एक्सप्लेन किए हैं इस पोएम में कि देयर लव इज नॉट ऑर्डिनरी और फिजिकल। उनका जो लव है वो ऑर्डिनरी साधारण नहीं है, ना ही फिजिकल है, ठीक है, बट स्पिरिचुअल, जबकि वो स्पिरिचुअल और स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि इस वाले पोएम में भी विलियम शेक्सपियर ने ये कहा कि मैरिज जो होता है वो दो लोगों के बीच में नहीं होता, मतलब एक लड़का एक लड़की के बीच में नहीं होता, बल्कि दो सोल के बीच में होता है, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसी तरीके से जॉन डॉने ने भी इस पोएम में यही कहा है कि जो ट्रू लव होता है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वो फिजिकली कनेक्शन उसका नहीं होता। टू एक्सप्लेन दिस ही यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ कंपास। इसमें उन्होंने देखिए विलियम शेक्सपियर वाले में इन्होंने कंपेयर किया है ट्रू लव को। आपसे कभी कभी ना कंपैरिजन में भी आ जाता है, क्योंकि दोनों ही रोमांटिक पोएम है, ठीक है, तो आपसे कभी कभी कंपैरिजन में आ जाता है कि इसमें इन्होंने किस चीज़ को ट्रू लव को कंपेयर किया और इसमें इन्होंने जॉन डॉने ने किस चीज़ को कंपेयर किया, ट्रू लव को किससे कंपेयर किया। दो ध्यान रखिएगा इसमें, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड में विलियम शेक्सपियर ने ट्रू लव को कंपेयर किया है टू अ गाइडिंग स्टार एंड अ लाइट हाउस, ठीक है, टू अ गाइडिंग स्टार एंड अ लाइट हाउस। इसमें विलियम शेक्सपियर ने कंपेयर किया है ट्रू लव को, और जॉन डॉने ने अपनी पोएम में कंपेयर किया है कंपास से, एग्जाम्पल दिया है कंपास को। टू एग्जाम्पल दिस एक्सप्लेन दिस ही यूजेस द एग्जाम्पल ऑफ कंपास। इस ट्रू लव को एक्सप्लेन करने के लिए जॉन डॉने ने यूज किया है एग्जाम्पल कंपास का। कैसे? वन लेग स्टेज फिक्स्ड द अदर मूव्स, मतलब कि उसमें एक जो लेग होता है, एक पैर, वो वही रहता है और दूसरा लेग मूव कर रहा होता है, ठीक है। मतलब वन लेग स्टेज फिक्स, मतलब कि उसकी जो वाइफ होती है वो उसके घर पे होती है, ठीक है, बट उसका जो हस्बैंड होता है वो ट्रैवल कर रहा होता है। द अदर मूव्स, मतलब कि वो खुद हिमसेल्फ, येट बोथ रिमेन कनेक्टेड एंड फॉर्म अ परफेक्ट सर्किल। लेकिन दोनों के दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक परफेक्ट सर्किल को बनाते हैं।
In this way, even though they are physical apart, their soul remains united. मतलब ये कि ओवरऑल वो दोनों फिजिकली अपार्ट होते हैं, फिजिकल एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से देयर सोल रिमेन्स यूनाइटेड, मतलब दोनों का जो सोल होता है वो एक होता है। ठीक है, इसका कोर आइडिया क्या है? ट्रू लव स्टे स्ट्रॉन्ग इवन इन सेपरेशन। बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि जो ट्रू लव होता है वो हमेशा आपका स्टे स्ट्रॉन्ग रहता है, इवन चाहे वो कितना भी सेपरेशन, दो लोगों के बीच में कितनी भी सेपरेशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो ट्रू लव हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और इसका कोर आइडिया क्या था? बेसिकली दोनों ने कोर आइडिया सेम दिया हुआ है, ट्रू लव इज परमानेंट एंड अनचेंजिंग। ठीक है, तो ये दोनों रोमांटिक पोएट में आते हैं, जैसे कि आपके एजेस में ही ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका थॉमस ग्रे। ये एक एलिगी है, जैसे कि इसके हमें इसी से पता चल जा रहा है। हमें थॉमस ग्रे के ये इसमें से आपका कई बार आप लोग देखोगे कि इसमें आपके लॉन्ग में क्वेश्चन आता है कि ये एक एलिगी है। इस चीज से आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, कि एलिगी क्या होती है। और उसके बाद हमें बहुत इजीली हम इस पोएम का थीम समझ सकते हैं। ठीक, थॉमस ग्रे ने एक पोएम लिखी है, एलिगी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इसमें इन्होंने ये कहा है, कंट्री चर्चा मतलब चर्चा जो एक चर्च होता है, चर्च के पीछे जो आंगन होता है उसके बारे में बताया। The poet stands in a quiet village graveyard in the evening and observe the grave of simple rural people। इसमें थॉमस ग्रे कहते हैं कि द पोएट स्टैंड्स इन अ क्वाइट विलेज। पोएट कहाँ खड़ा होता है? एक शांत विलेज ग्रेवयार्ड में, मतलब एक गांव का जो कब्रिस्तान होता है वहां पे वो खड़ा होता है इन द इवनिंग, शाम के समय। ठीक है, और वो क्या ऑब्जर्व करता है? द ग्रेव्स ऑफ सिंपल रूरल पीपल, मतलब वो शाम के समय एक गांव के कब्रिस्तान में खड़ा होता है और वो ऑब्जर्व कर रहा होता है वो जो ग्रेव्स हैं, वो जो कब्र हैं वो किसके हैं? सिंपल रूरल पीपल के, मतलब एक आम आदमी के, एक गांव वाले के, कोई बहुत बड़े महान लोगों के नहीं, बल्कि एक सिंपल लोगों के। He begins to reflect on their lives। ठीक है, अब वो शुरुआत करते हैं कि उनका उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ता है। These people live humble lives and never got a chance to show their talent or achieve greatness। जाहिर सी बात है कि ऐसा उन्होंने कहा है कि अपने पोयम में ये कहे हैं थॉमस ग्रे कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अमीर होते हैं उनको कई बार अपने टैलेंट को शो करने के लिए उनको चांस मिल जाता है, लेकिन जो लोग गांव वाले होते हैं, एक कलाकार, एक जो नॉलेज होता है, जो टैलेंट होता है, वो गांव वालों के पास भी होता है और वो शहर वाले के पास भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो चीज़ें प्रिटेंड की जाती है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सर्कुलेट हो जाती हैं वो शहर वालों की ज़्यादा होती है रादर देन इंस्टेड ऑफ गांव वालों की, क्योंकि जो गांव उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी हो नहीं पाती और जिसकी वजह से उनका टैलेंट कहीं ना कहीं छुप जाता है और वो अपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही वो काम करते रह जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद एक कब्रिस्तान में, एक छोटे से गाँव में कब्र में उनको दफना दिया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो आम आदमी है, जिनके ये कब्र है, These people lives humble, बहुत ही हम्बल और हम्बल होते हैं ये इंसान, और इनको कभी भी अपने टैलेंट को शो करने के लिए कभी उनको चांस नहीं मिला होता है। Yet in death they are equal to the rich and powerful because death comes to everyone। यहाँ पे उन्होंने बात की है इस पोयम में, थॉमस ग्रे ने ये कहा है कि ठीक है, जन्म के समय या मतलब जब इंसान सक्सेसफुल होता है, जब इंसान अपना करियर बना रहा होता है, तब ठीक है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, अग्री। लेकिन उनका ये कहना है थॉमस ग्रे का कि एटलीस्ट जब डेथ हो रहा हो किसी का, तो उस समय सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, उस समय किसी के में भेदभाव नहीं किया जाए, क्योंकि जो स्पेशल लोग होते हैं, जो काफ़ी अमीर होते हैं, जो काफ़ी बड़े तबके के लोग होते हैं, उनके ग्रेवयार्ड काफ़ी सुंदर बनाए जाते हैं और उनको काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। लेकिन एक आम आदमी का जो
ग्रेवयार्ड होता है, जो कब्र होती हैं उनकी, वो बहुत ही सिंपल तरीके से कोने में कहीं उन्हें दफना दिया जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि सारे लोगों को बराबर का इक्वल अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट ग्रेवयार्ड के टाइम एटलीस्ट उसके उनके डेथ के टाइम उन्हें मिले। ठीक है। द पोएट देन इमेजिन हिज ओन डेथ एंड हाउ पीपल माइट रिमेम्बर हिम आफ्टर ही इज गॉन। पोएट यहाँ पे खुद को ये बताना चाहता है कि जब वो इमेजिन करता है पोएट कि अगर जब उसकी खुद की डेथ होगी, जब वो खुद मरेगा, तब लोग उसे उसके जाने के बाद किस तरीके से उसको याद रखेंगे, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। अगर वो फेमस है तो जाहिर सी बात है उसके अच्छे कब्र बनेंगे, और अगर वो एक आम आदमी है तो उसके कब्र में कोई भी एक फूल भी चढ़ाने नहीं आएगा। ठीक है, कोने में कहीं उसका कब्र पड़ा होगा। तो इस पोएम का कोर आइडिया क्या है? डेथ इज इक्वल फॉर ऑल, मतलब मरना तो सबके लिए, डेथ इज इटर्नल। ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपको मरना सभी को है। एंड मेनी अननोन पीपल हैड हिडन पोटेंशियल, मरते तो सब है, दैट इज इक्वल फॉर ऑल, सबके लिए, सब लोग मरते हैं एक समय के बाद, लेकिन जो अननोन पीपल होते हैं उनके टैलेंट कहीं ना कहीं वो दबे रह जाते हैं, वो जन्म से लेके फिर वो लास्ट तक उनके ग्रेवयार्ड में ही वो दफन हो जाते हैं, उसको किसी को पता नहीं चलता कि उनके अंदर क्या ही टैलेंट है। तो इस पोएम उन्होंने ये कहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का पोएम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएम पे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, इस वाले पोएम पे आते हैं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, इसमें है कि इसमें पोएट क्या कहना चाहता है? इन दिस पोएम द पोएट क्रिटिसाइजेस पीपल फॉर बीइंग टू फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स। इस पोएम में पोएट क्रिटिसाइज करते हैं, पोएट आलोचना करते हैं किस चीज की? पीपल फॉर बीइंग टू फोकस्ड ऑन मटेरियल थिंग्स। जो लोग होते हैं, लोग सबसे ज्यादा किस चीज के पीछे भागते हैं? मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं। मटेरियल चीजें क्या है? घर, पैसा, गाड़ी। ठीक है, मटेरियल थिंग्स लाइक मनी एंड पोजीशन। बेसिकली लोग अधिकार के पीछे भागते हैं कि मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो लोग इस चीजों के पीछे आज के डेट पे बहुत ज्यादा लोग भागते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव लॉस्ट देयर कनेक्शन विथ नेचर। और सिर्फ इस एक चीज की वजह से उनका जो कनेक्शन नेचर के साथ होता है वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो वो उनके पास अगर कहा जाए कि अगर आपको 8 घंटे से ज्यादा, अगर आपको 12 घंटे काम करना है तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर उनको 2 घंटे के लिए भी कहा जाए कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाए तो शायद वो कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें पोएट ये कहना चाहते हैं कि लोग आज की डेट पे सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे कर रहे हैं? मटेरियल चीजों पे। ही फील्स सैड, पोएट बहुत ज्यादा सैड होता है किस चीज के लिए? ही फील्स सैड दैट ह्यूमंस नो लॉन्गर अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ सी, विंड एंड नेचर वर्ल्ड। वो पोएट इस चीज को देख के बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, किस चीज को? कि वो दैट ह्यूमंस नो लॉन्गर अप्रिशिएट, मतलब जो लोग हैं वो इतना ज्यादा अपना अमीर बनने के चक्कर में लोग अपना खुद को कंपेयर करते हैं कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। ठीक है, तो इस चीजों के चक्कर में वो जो आज के डेट में जो हम लोगों को नेचर की तरफ से मिला है, जो सी मतलब समुद्र, विंड, हवा, नेचर और नेचुरल वर्ल्ड, वो इस चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो इस चीजों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि इन चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। The poet becomes so frustrated that he says he would rather be a pagan because at least pagans believe in and respect nature। ठीक है, द पोएट क्या करते हैं? पोएट becomes so frustrated, पोएट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे ये लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है कि इंसान नॉर्मल लाइफ की तरह ही यहाँ पे जिए, क्योंकि ताकि वो दोनों से कनेक्ट रहना ही उसके लिए बेहतर रहेगा। एटलीस्ट अगर वो अर्निंग भी कर रहा है, अगर वो चीज़ें वो ले भी रहा है, अगर मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग भी रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन अपना नेचर के साथ तो बनाए। ठीक है, इसका कोर आइडिया क्या है? Humans have lost their connection with nature due to materialism। मतलब इसमें ह्यूमन कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन नेचर से डिस्कनेक्ट कर जाता है। क्यों? किस लिए? अपनी मटेरियल चीजों को पाने के लिए नेचर से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं जॉन कीट्स के ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, ओड टू अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक बर्ड होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कंपेयर किया गया।
ये बहुत पुरानी पोएम है, कई बार आप लोग इसको स्कूल में भी पढ़े होंगे, अपने हाई स्कूल या इंटर में भी आप लोगों ने इस पोएम को जरूर पढ़े होंगे। ओड टू अ नाइटिंगेल बहुत ही फेमस पोएम है ये। इसमें क्या कहते हैं पोएट, The poet feels deep sadness and pain while listening to the sweet song of nightingale. जब पोएट जब नाइटिंगेल की, जब बुलबुल की बहुत ही स्वीट सॉन्ग सुनते हैं, बहुत ही अच्छी जब गाना सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? The bird seems happy and immortal, while human life is full of suffering and temporary. मतलब वहाँ पे ये पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ क्या है? फुल ऑफ सफरिंग एंड टेम्पररी। मतलब ह्यूमन लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी फ्लक्चुएशन है कि लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ह्यूमन खुद एक टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल उसे मरना ही है। लेकिन जो बर्ड का सॉन्ग है मतलब द बर्ड सीम्स हैप्पी एंड इमोर्टल, मतलब लेकिन जो बर्ड है वो नाइटिंगेल बर्ड, वहां पे ये बहुत ज्यादा हैप्पी है, बहुत ज्यादा इमोर्टल है, अमूर्त, ठीक है। ही विशेस टू एस्केप रियलिटी थ्रू वाइन, इमेजिनेशन और पोएट्री। पोएट पेन से रियलिटी से भागना चाहता है। किसके थ्रू? कई बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों को पेन होता है, कई लोगों को दर्द होता है, तो लोग क्या करते हैं? अल्कोहल का यूज करते हैं ताकि वो अपने पेन को भूल सके। तो पोएट भी यहाँ पे यही कहता है कि ही विशेस टू एस्केप रियलिटी, वो ये चाहता है कि वो अपने रियलिटी से भागे। किस चीज, कैसे भागेगा? क्या पकड़ के वो भागेगा? तो वो किस चीज के थ्रू भागेगा? माइंड, इमेजिनेशन एंड पोएट्री। यहाँ पे इमेजिनेशन मतलब वो कुछ चीजें इमेजिन करेगा तो वो डे ड्रीमिंग में जाएगा, बेसिकली यहाँ पे ये चीजें भी कई जगह ही है। या पोइट्री को वो लिखेगा तो वो चीजों से भाग सकेगा। एंड ज्वाइन द बर्ड्स वर्ल्ड ऑफ जॉय एंड ब्यूटी, ताकि वो उन चिड़िया के बर्ड के वर्ल्ड को ज्वाइन कर सके जिसमें उसको जॉय और ब्यूटी मिलता है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे नेचर से कनेक्ट होने की बात कही जा रही है, ठीक है। फॉर अ मोमेंट ही फील्स लाइक ही हैज एंटर दैट मैजिकल वर्ल्ड, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उसको ये फील होता है पोएट को, यहाँ पे पोएट कौन है? जॉन कीट्स। उनको ये फील होता है कि ही हैज एंटर द मैजिकल वर्ल्ड, वो एक ऐसे वर्ल्ड में आ चुके हैं, एक ऐसे जादुई दुनिया में आ चुके हैं जहाँ पे कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ इंसान जी रहा होता है। बट सडनली द वर्ड फॉरलॉर्न ब्रिंग्स हिम बैक टू रियलिटी। एक वर्ड है फॉरलॉर्न, वो एक वर्ड उसके दिमाग में आता है और तो तुरंत वो बैक टू रियलिटी आता है। मतलब बेसिकली वो इमेजिनेशन के थ्रू वो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है, लेकिन एक सडन एक वर्ड आता है फॉरलॉर्न और उसको वो रियलिटी में वापस आता है। ही रियलाइज दैट ही कैन नॉट एस्केप हिज ह्यूमन कंडीशन। फिर उसको रियलाइज होता है कि इंसान कितनी भी इमेजिनेशन में चला जाए, लेकिन वो अपने कंडीशन से वो भाग नहीं सकता, अपने सफरिंग से वो भाग नहीं सकता, ठीक है। इन दिस इन ही इज अनश्योर वेदर हिज एक्सपीरियंस वाज रियल और जस्ट अ ड्रीम। इस केस में पोएट ये कहते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं पता कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो रियलिटी है या सिर्फ एक ड्रीम है, कि किसी और एक बर्ड के सॉन्ग में खो जाना और फिर अपने सारे दुख को भूल जाना, क्या ये सच रियल में हो सकता है या नहीं, ठीक है। इसका कोर आइडिया क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेनफुल रियलिटी एंड द डिजायर टू स्केप इनटू इमेजिनेशन। मतलब ये किसमें कॉन्फ्लिक्ट है? पेनफुल रियलिटी एंड द डिजायर, मतलब ये इसमें पेनफुल जो रियलिटी, जो एक्चुअल में कुछ रियलिटी इतनी पेनफुल होती है कि लोग उससे भागना पसंद करते हैं कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं से ये खत्म हो जाए, तो और उस चीज़ के लिए वो इमेजिनेशन का हेल्प लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो रियलिटी में आते हैं तो उनको समझ में आता है कि कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो इमेजिनेशन में जाने से वो ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उसे रियलिटी में जाके उसको सॉल्व ना किया जा सके, ठीक है। That's all for today.